तो शुरू करते हैं। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का पहले तो मतलब समझ में आ जाए कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो मतलब देखो क्या है। मान लेते हैं कि हम लोगों की ये एल्वियोलाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई ब्लड वेसल है। अब देखिए होता क्या है, O2 ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि इतना तो आपको पहले से ही पता है कि एल्वियोलाई से O2 निकल के कहाँ आ जाती है, ब्लड में आ जाती है, ठीक है। लेकिन एल्वियोलाई से सिर्फ ब्लड में आने भर से काम नहीं चलेगा। अंत में आपको करना क्या है, अंत में तो आपको ये करना है कि जो ब्लड का O2 है, जो ब्लड का O2 है वो किस में चला जाए, वो टिश्यू में जाएगा। ये तो एक्सचेंज है। एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आओ या ब्लड से निकल के टिश्यू में जाओ, ये तो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का। लेकिन असली खेल ये है कि यहां से होते हुए, ऐसे होते हुए ऑक्सीजन को टिश्यू तक आना है। ये क्या है, लंग्स, और ये क्या है, टिश्यू। तो ट्रांसपोर्ट का बेसिक मतलब ये है कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे आने वाली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ पहुंचे, टिश्यू पर पहुंचे। तो ट्रांसपोर्ट का सिर्फ इतना मतलब है कि O2 को ट्रांसपोर्ट करना है लंग्स से टिश्यू। इसका क्या मतलब है, O2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। जैसे ही आप ये बात बोलोगे कि लंग्स से टिश्यू O2 ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन लेके जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो आप आंसर दोगे बाई ब्लड। कौन करेगा, ये काम ब्लड करेगा। अब ब्लड में कौन करेगा, तो ब्लड में ये काम RBC करेगा और कौन करेगा, प्लाज्मा। और RBC में कौन करेगा, तो आंसर क्या देंगे, हीमोग्लोबिन। तो O2 ट्रांसपोर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है कि लंग्स के सरफेस पर डिफ्यूजन के द्वारा जो ब्लड में O2 आई है उसको किसी भी तरीके से कहाँ पहुंचाया जाए, टिश्यू के सरफेस पर पहुंचाया जाए। इसी को कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करेगा, ब्लड करेगा। ब्लड में कौन करेगा, तो कहोगे हीमोग्लोबिन या RBC, और कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। जो ब्लड इधर से इधर आएगा इस ब्लड को क्या कहोगे, तो इस ब्लड को आप कहोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड इधर से इधर बेटा जाएगा, जो ब्लड इधर से इधर आया होगा उसको आप क्या कहोगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो होता यह है कि हम लोगों को इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से इधर जो ब्लड जाएगा उसमें भी O2 होगा और इधर से इधर जाएगा उसमें भी O2 होगा। बस फर्क ये होगा कि जो ब्लड इधर से इधर आ रहा होगा उसमें O2 ज्यादा होगा और जो ब्लड इधर से इधर जा रहा होगा उसमें O2 कम होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, मोर O2, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, लेस O2। कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। देखो कितना होता है, इसमें होता है 20 ml O2। अभी लिखो नहीं, उधर एनसीईआरटी में तो कुछ देखो ना, पहले समझ लो, फिर अभी एनसीईआरटी देखेंगे ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 20 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्या, पर 100 ml। 100 ml ब्लड, अगर 100 ml ब्लड यहां से यहां आएगा तो कितनी O2 लेके आएगा, 20 ml।
लेकिन जब ये जाएगा 100 ml तो कितना लेके चला जाएगा? 15 ml O2 पर 100 ml। तो आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है, इधर से इधर जो ब्लड आ रहा है, इधर से इधर जो ब्लड आ रहा है उसमें कितना है? 20। और जो इधर से इधर जा रहा है उसमें कितना है? उसमें कितना है? 15। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब 100 ml ब्लड, जब 100 ml ब्लड आता और जाता है, जब 100 ml ब्लड आता और जाता है तो कितनी O2 देता होगा? तो दिख रहा है जब आए थे तो, और जब गए तो कितना देके गए? तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कितने ml O2 देके गए? तो आंसर क्या देंगे? 5 ml। एनसीईआरटी में लिखा है कि एवरी 100 ml, प्रत्येक 100 ml ब्लड, एवरी 100 ml ब्लड कितनी O2 ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू को? तो 100 ml ब्लड कितना? केवल और केवल कितना देगा? 5। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। एवरी 100 ml ब्लड डिलीवर करेगा, यहां डिलीवरी कर रहा है ना, कितनी दे रहा है? 5 ml O2। और किसको डिलीवरी कर रहा है? लंग्स को कि एल्वियोलाई को? लंग्स को कि एल्वियोलाई को? तो कहोगे क्या? टिश्यू को। ना लंग्स को ना एल्वियोलाई को, किसको देंगे? टिश्यू को। 2। एक बार एग्जामिनर ने इसको उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखा था एवरी 100 ml ब्लड डिलीवर 5 ml O2 टू लंग्स। क्या लंग्स को डिलीवर करेंगे? किसको डिलीवर करेंगे? टिश्यू को। तो अभी तक सिर्फ इतनी बात बताई है कि O2 ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि जो डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाना है। ठीक है, जो लेके जाएगा उसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वापस लेके आएगा उसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी, जो डीऑक्सीजनेटेड होगा उसमें कम ऑक्सीजन होगी। जो ऑक्सीजनेटेड होगा उसमें 20 ml होगी और जो डीऑक्सीजनेटेड होगा उसमें 15 ml होगी। तो किसी भी आदमी से पूछा जाए कि जब 100 ml ब्लड टिश्यू से गुजरेगा तो कितनी O2 दे के जाएगा, तो कितनी O2 दे के जाएगा? आंसर देंगे केवल 5 ml O2 ही दे के जाएगा। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, लिखोगे, चल ले लेना। ठीक है, खींचो फिर आगे बढ़े, लिखना है। अब देखो क्या है, अब सिर्फ हमको ये समझना है कि हुआ ये है कि लंग्स की एल्वियोलाई से O2 निकल के आ रहा है ब्लड में, और फिर ब्लड से O2 निकल के जा रहा है टिश्यू में। तो जब ब्लड में आ रहा है तो कोई ना कोई उसको रिसीव करने वाला होगा, और जब टिश्यू में जा रहा है तो कोई ना कोई उसको लीव करने वाला होगा। तो देखो रिसीव कौन करता है और लीव कौन करता है ये समझिए। तो देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। होता क्या है कि जो O2 है वो जब ब्लड वेसल के अंदर आती है तो हीमोग्लोबिन से बाउंड कर जाती है,
और हीमोग्लोबिन से बाइंड करते ही क्या बनता है, HbO2 बनता है, और यही फिर घूमते 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 टिश्यू की सरफेस पर पहुंचता है, और जब टिश्यू की सरफेस पर पहुंचेगा तो HbO2 टूट जाएगा, Hb अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये जो O2 होगा ये कहां पहुंच जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और किसको मिल जाएगा, टिश्यू। और आया कहां से था बेटा, लंग्स। तो सिर्फ देखिए इतनी बात आपको समझनी है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, कहां पर, लंग्स के सरफेस पर, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होता है कहां पर, टिश्यू से। एनसीईआरटी में लिखा है O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन एट लंग्स एंड O2 डिसोसिएट विद हीमोग्लोबिन एट टिश्यू। तो ये दो बातें याद रखेंगे, O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन कहां, एट लंग्स, और दूसरा है O2 डिसोसिएट विद हीमोग्लोबिन कहां, एट टिश्यू। इसका मतलब है कि यहां बाइंड करेगा, यहां डिसोसिएट करेगा, इसका मतलब ये रिवर्सिबल हो गया। तो देखो रिवर्सिबल ऐसे होता है कि हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ता है, O2, और बना लेता है क्या, HbO2, और फिर HbO2 टूट जाता है तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और Hb क्या होता है, अलग हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 4। और ये रिएक्शन इस दिशा में कहां होगी, कहां होगी, लंग्स की सरफेस पर। तो जो बनेंगे उसको क्या कहोगे, उसको कहेंगे 4HbO2। और फिर ये रिएक्शन इधर को कहां होगी बेटा, ये कहां होगी, टिश्यू पर। तो ध्यान से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन की खास बात यह है कि ये O2 से बाइंड करता है और क्या बना लेता है, HbO2 कितने, 4। और फिर HbO2 टूटता है तो Hb अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कैसे जुड़ेगा, तो कहोगे रिवर्सिबल जुड़ेगा, कभी जुड़ेगा और कभी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, O2 का। वो अलग बात है कि साथ में किसका कर सकता है, CO2 का। ये बाइंड करेगा किससे, O2 से, कैसे, इन रिवर्सिबल मैनर। और रिवर्सिबल मैनर कैसे, वो आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, कैसे रिवर्सिबल मैनर है, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये क्या बना है, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, कहां, लंग्स की सरफेस पर। और टिश्यू की सरफेस पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, कहां, टिश्यू की सरफेस पर, और क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करेगा कितनी ऑक्सीजन, कितना, 4 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यहां एक हीमोग्लोबिन की जगह 1 ग्राम कर दिया जाए तो क्या कैरी करेगा, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन होगी 1.34 ml
ये अलग डाटा है बेटा। अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगा ऑक्सीजन कितनी, 1.34, लेकिन अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पूछा जाएगा तो कैसे कहोगे, 4O2। ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल है, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करेगा, 1.34 ml, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितनी करे, तो 4 मॉलिक्यूल कैरी करेगा। अब हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन समझने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन ये समझने हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और HbO2 बनाता है कहां पर, लंग्स के सरफेस पर। अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या बनाता है, HbO2 कहां पर, लंग्स के सरफेस पर, और HbO2 टूटता है टिश्यू पर और क्या बना लेता है, Hb अलग और O2 अलग। तो कोई ना कोई तो कारण होगा जब लंग्स पर हीमोग्लोबिन और O2 जुड़ जाते हैं, या इसका दूसरा कारण होगा कि टिश्यू पर हीमोग्लोबिन और O2 अलग हो जाते हैं। तो आपसे एग्जामिनर केवल यहाँ 2 सवाल पूछता है, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है कहाँ, लंग्स के सरफेस पर, और ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिससे हीमोग्लोबिन अलग होता है किससे, हीमोग्लोबिन अलग होता है ऑक्सीजन से टिश्यू पर। कोई ना कोई तो परिस्थिति होगी, तो परिस्थिति देखें क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 डिपेंड ऑन, ये किस बात पर डिपेंड करती है, तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और यही मेन फैक्टर है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है वो सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये डिपेंड करती है H+ कंसंट्रेशन, ये डिपेंड करती है बॉडी टेम्परेचर। अब काम की बात देखो, अगर ये मेन फैक्टर है कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो फिर ये क्या हो गए, ये साइड फैक्टर हैं। तो इसी नाते याद रखिएगा ये अदर फैक्टर हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन मेनली डिपेंड ओवर, तो तुरंत आंसर हम क्या देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन कौन से और फैक्टर हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्टेड करते हैं, तो आंसर क्या देंगे, CO2, H+ और टेम्परेचर। तो अदर फैक्टर दैट इफेक्ट क्या, बाइंडिंग ऑफ Hb विद O2। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बाइंडिंग ऑफ Hb विद O2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो क्या आंसर दोगे, तो एक फैक्टर तो आप ये दोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एक फैक्टर दोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एक फैक्टर दोगे H+, और एक फैक्टर दोगे टेम्परेचर। यही 4 फैक्टर हैं, O2 का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर, H का कंसंट्रेशन और शरीर का टेम्परेचर। यही 4 चीजें हैं जो तय करेंगी कि बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से होगी या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग होगा। तो देखो होता क्या है, एट लंग्स, हमको जरा आप इतना बता दीजिए, लंग्स पर ब्लड में O2 आ रही है ना, और ब्लड से CO2 जा रही होगी, तो ब्लड में O2 ज्यादा होगा कि कम, फिर से सुनो, लंग्स पर ब्लड में O2 आ रही है और ब्लड से CO2 जा रही है, तो बताओ ब्लड में O2 ज्यादा होगी कि कम, ब्लड में O2
ज्यादा होगी और CO2 तो लंग्स पर होता क्या है, ज्यादा होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लेकिन कम होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब आगे एक रिएक्शन जरा देखो, अगर हम CO2 को वाटर से जोड़ दें, CO2 को वाटर से जोड़ दें तो बनता है H2CO3 और इसको तोड़ दें तो बनता है HCO3 माइनस और प्लस H प्लस। जरा इधर देखो, इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हम CO2 बढ़ा दें तो बताओ H बढ़ेगा कि घटेगा, हैं? बढ़ेगा कि घटेगा? भाई रिएक्शन के हिसाब से अगर CO2 बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन बढ़ जाएगी और ये H क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो यहां देखो, अगर कहीं CO2 कम है तो वहां क्या होगा, H कम होगा कि ज्यादा, तो H प्लस कंसंट्रेशन कम होगी, कम होगा H प्लस कंसंट्रेशन। एक चीज और याद रखो, जहां CO2 कम होता है वहां H कम होता है और वहीं टेम्परेचर भी कम होता है, तो यहां टेम्परेचर भी क्या होगा, अब आपके काम की देखो, ये रिएक्शन काम की नहीं, इसको भूल जाना है। आपके काम की बात ये निकली है कि ये सारी कंडीशन कहां है, ये कहां है, लंग्स पर, और ये सारी कंडीशन चाहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी कंडीशन चाहती हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़े। तो देखो ये जो कहानी पीछे वाली है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़े और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने कहां, लंग्स पर, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है, तो जितनी कंडीशन अभी बताए हैं कौन कौन सी बताए हैं, O2 ज्यादा, CO2 कम, H कम और टेम्परेचर, बस बात खत्म। तो कौन कौन सी कंडीशन है जो इस रिएक्शन को इधर चलाएंगी, तो कहोगे इस कंडीशन को इधर तभी चलाएंगे जब लंग्स पर कंडीशन मिलेंगी, और लंग्स पर कितनी कंडीशन अभी बताएं, 4 कंडीशन है, O2 क्या था, CO2 क्या था, H क्या था और टेम्परेचर क्या था, बात खत्म। तो वापस चलते हैं, ये वो कंडीशन है, कंडीशन दैट फेवर, ये फेवर करेंगे किसको, किससे जरा बताओ, तो आप आंसर देंगे बाइंडिंग ऑफ HB विद क्या, O2। अगर ये आंसर ना मिले तो ऐसे भी तो कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पलट देते, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कौन सी कंडीशन है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाएंगी, तो आंसर क्या देंगे, O2 ज्यादा, CO2 कम, H कम और टेम्परेचर कम। तो इसका उल्टा नहीं कर लेते हैं, एट टिश्यू, जरा हमको आराम से बताइएगा, टिश्यू पर क्या होता है, टिश्यू पर ब्लड से O2 निकल के टिश्यू में जाती है ना, तो ब्लड में O2 घटेगी कि बढ़ेगी, जब O2 निकल के जाएगी तो कम होगी, तो फिर ब्लड पे क्या हो जाएगा, टिश्यू पर देखो घट जाएगी क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और जहां O2 कम होगी वहीं CO2 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वैसे ही बढ़ जाएगा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और अगर कहीं CO2 ज्यादा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा क्या, और अगर H प्लस बढ़ा हुआ है तो फिर बढ़ा हुआ होगा क्या,
तो कितना आसान है इसको याद करना। ये सारी कंडीशन कहाँ है? टिश्यू पर। और टिश्यू पर होता क्या था जरा देखो। टिश्यू पर तो ये होता था क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग और O2 क्या हो जाएगा, अलग। इसका मतलब O2 रिलीज हो जाएगा। तो क्या कहोगे? अच्छा, ये वो कंडीशन है, कंडीशन दैट फेवर किसको किसको जरा बताओ। तो बाइंडिंग की डिसोसिएशन हो गए, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कहां से, हीमोग्लोबिन। या क्या कहोगे, या तो कहो, या तो कहो ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी तो कह सकते हो। वहां लिखे थे फॉर्मेशन और यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रेकडाउन। तो लिख दो ब्रेकडाउन ऑफ दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कहाँ होती है, तो आंसर क्या दोगे, लंग्स। किस कंडीशन के नाते होती है, तो आंसर क्या दोगे, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। और अगर क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन डिसोसिएशन होता है कहाँ पर, टिश्यू पर, किन कंडीशन के नाते, तो या तो ये आंसर दोगे, या तो ये दोगे, या तो ये दोगे, या तो ये दोगे। पेपर उठा के देखिए, नीट में लेटेस्ट में 2022 में ही पूछा गया है, 2022 में ही आया है। क्या आया है कि कौन सी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग कराती है। तो हमको आराम से बताओ, लंग्स की कंडीशन कौन कौन सी है। O2 ज़्यादा, CO2 कम, तो H कम, तो टेम्परेचर भी कम। तो ये क्या करेंगी, बाइंडिंग करेंगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से, या फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर अगर हम टिश्यू की सरफेस पर हैं तो क्या है, O2 क्या है, कम, तो CO2 क्या है, तो H क्या है, pH क्या है। देखो ध्यान से सुनो, याद करना बड़ा आसान है, सिर्फ O2 याद रखो बस। जैसे ही O2 कम लिखोगे वैसे CO2 ज्यादा, और CO2 जैसे ज्यादा वैसे H ज्यादा, वैसे टेम्परेचर ज्यादा। कुछ करना ही नहीं। देखो देखो, CO2 भी ज्यादा, H भी ज्यादा, टेम्परेचर। तो याद रखना कितना आसान है, सिर्फ आप O2 याद रखो बस, बाकी कुछ ना याद रखो, ठीक है। तो मोटा मोटा जरा एक सवाल बता दो। मान लेते हैं कि हम लोगों का, मान लेते हैं कि हम लोगों के बुखार आ जाए, ठीक है। तो जब बुखार आ जाएगा तो बताओ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग बढ़ेगी कि घटेगी। अगर हम लोगों को बुखार आ जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग बढ़ेगी कि घटेगी, है? तो देखो, जैसे बुखार आने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा होगी, और अगर CO2 ज़्यादा है तो O2 कम होगी, और O2 अगर कम है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग नहीं होगी, डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। अच्छा, हमारा ब्लड अगर एसिडिक हो जाए तो, ब्लड हमारा एसिडिक हो जाए, एसिडिक होने का मतलब है कि पीएच कम, और पीएच कम होने का मतलब एच ज्यादा, और एच ज्यादा होने का मतलब है CO2 ज्यादा, O2 कम। इसका मतलब डिसोसिएशन होगा कि ब्रेकडाउन, ओ एसोसिएशन की ब्रेकडाउन, जुड़ेगा कि टूटेगा, तो क्या बताओगे, टूट जाएगा। तो आराम से दिमाग में रखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो कहोगे चार बातों पर डिपेंड करेगा। कौन कौन सी, एक O2, एक CO2, एक H और एक टेम्परेचर। मेन फैक्टर कौन सा है, मेन फैक्टर है O2। लंग्स पर O2 ज्यादा है, इसी नाते ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और टिश्यू पर O2 कम है, इसी नाते ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है। ठीक है, जरा एनसीईआरटी पढ़ो एक बार।
चलिए अब हेडिंग देखना है आपको ये, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये देखो कौन सी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कौन सी चीज है। तो देखें क्या है, तो दो तीन बातें पहले आप समझ लीजिए क्या है। अभी आपको पता है कि हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता है, O2 से, और तब बनाता क्या है, HbO2। लेकिन ध्यान से सुने, तो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ना होता है। हीमोग्लोबिन O2 से भी जुड़ता है, हीमोग्लोबिन CO2 से भी जुड़ता है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का कुछ परसेंटेज O2 से जुड़ा होगा और कुछ परसेंटेज CO2 से जुड़ा होगा। 100% हीमोग्लोबिन O2 से नहीं जुड़ जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन का वह परसेंटेज, हीमोग्लोबिन का वह परसेंटेज ऑफ Hb दैट बाउंड टू O2, हीमोग्लोबिन का वह परसेंटेज जो किससे जुड़ा हो, O2 से जुड़ा हो, इसे कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2। शॉर्ट फॉर्म में इसको Hb परसेंटेज सैचुरेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको Hb परसेंटेज सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखो, हमारे पास दो ब्लड हैं, एक का नाम ऑक्सीजनेटेड और एक का नाम डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पहले से पता है ना, कितना होता है, 95 mm। और डीऑक्सीजनेटेड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, 40 mm Hg। अब ध्यान से सुनिएगा, जरा इस डायग्राम को फिर से देखो भाई, इस डायग्राम को। अभी मैंने बताया है कि जो ब्लड इधर से आया था वो कैसा था, और जो ब्लड इधर गया वो क्या है, इसमें O2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 mm, और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, कितना था, 40 mm Hg। अब कमाल की बात देखो, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 होता है, तो इसमें Hb परसेंटेज सैचुरेशन, ध्यान से सुनिएगा, 97% होता है। ऑक्सीजनेटेड में सैचुरेशन कितना है, 97, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड में होता है ये 75%। तो आप काम की बात देखो, जब पार्शियल प्रेशर कितना था तो सैचुरेशन कितना था, जब पार्शियल प्रेशर कितना था तो सैचुरेशन कितना था, 75 था। तो उसी डायग्राम में वापस चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में Hb परसेंटेज सैचुरेशन कितना है, तो कितना बताओगे, कितना बताओगे, 75%। और ऑक्सीजनेटेड में सैचुरेशन कितना बताओगे, कितना बताओगे, 97%। तो एक आखिरी सवाल काम का है, जब ब्लड इधर से इधर आया था तो सैचुरेशन कितना था, और जब ब्लड इधर से इधर गया तो सैचुरेशन कितना,
तो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ने अपना ब्लड ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन ब्लड को दिया? देखो, तो अगर इसको हम 100 मान लें, मोटा मोटा अगर इसको हम 100 मान लें, तो जब इधर से आया तो 100% सेचुरेटेड था, और जब इधर से गया तो कितने परसेंट दिया, कितने परसेंट दिया? तो देखो जरा खेल, इधर देखिए, ये है वही सिस्टम। जब ब्लड इधर से आया था तो कितने परसेंटेज सेचुरेटेड, और जब ब्लड इधर से गया है तो कितने परसेंट दे के गया? लगभग लगभग कितना? 25%। अब काम की बात देखें, जब ब्लड आया था तो उसमें कितना था? जब ब्लड आया था तो उसमें ऑक्सीजन थी 20, और जब गया तो कितना था? 15। तो कितना दिया था? कितना दिया था? 5। ये दूसरा डाटा है, आए थे तो 20, गए थे तो 15, तो दिए कितना? 5। जब आए थे तो सेचुरेटेड थे, जब गए थे तो सेचुरेटेड थे, तो कितने परसेंट ने दिया? ये अलग सवाल है ना। तो 2 सवाल मिल गए। 100 ml ब्लड जब टिश्यू से गुजरता है तो क्या करता है? तो जब ये टिश्यू से गुजरता है तो कितने देता है? 5 ml देता है। लेकिन अगर सेचुरेशन में पूछे तो कितने परसेंट देता है? 25% देता है। ये डाटा आपके बहुत काम का है, फिर से सुन लेते, पढ़ाया मैंने क्या है। हीमोग्लोबिन का वो परसेंटेज जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है उसे कहते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ एचबी विद O2। शॉर्ट फॉर्म में एचबी परसेंटेज सेचुरेशन भी कहते हैं। ये 97% होता है किसमें? ऑक्सीजनेटेड। ये 75 होता है किसमें? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 95 तो सेचुरेशन होता है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 40 तो सेचुरेशन होता है 75। तो काम की बात देखें, काम की बात यह है कि अगर हम एक तरफ ले लें, एक तरफ ले लें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और एक तरफ ले लें HB परसेंटेज सेचुरेशन, एक तरफ क्या ले लें? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एक तरफ क्या ले लें? HB परसेंटेज सेचुरेशन। तो जो हमको कर्व मिलता है, जो हमको कर्व मिलता है वो ऐसे मिलता है। इसको कहते हैं सिग्मोइड कर्व। क्या कहते हैं? सिग्मोइड कर्व। इस सिग्मोइड कर्व को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो क्या है, अभी मैंने बताया कि जब पार्शियल प्रेशर कितना हो, जब पार्शियल प्रेशर हो कितना? 95 mmHg, जब पार्शियल प्रेशर हो 95 mmHg तो सेचुरेशन परसेंटेज कितना था? 97। और अभी मैंने बताया है कि जब पार्शियल प्रेशर कितना हो 40 तो सेचुरेशन कितना होता है? 75%। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड इन शेप, पहला सवाल। दूसरा सवाल है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमको कब मिलता है? तो जब एक तरफ क्या लेते हो और एक तरफ क्या लेते हो? HB परसेंटेज सेचुरेशन। तो हमको मिला क्या? सिग्मोइड कर्व। उसी को कहते क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पढ़ते क्यों हैं? पढ़ने से क्या फायदा है इसके? कोई ना कोई तो पर्पज होगा, क्यों पढ़ रहे हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। HB परसेंटेज, HB परसेंटेज सेचुरेशन कितना होगा? मतलब
97% सेचुरेशन होगा कि 75% सेचुरेशन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है। देखो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है तो सेचुरेशन भी क्या है, और O2 ज्यादा है तो सेचुरेशन भी क्या है, ज्यादा। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ा दिया जाए तो HB परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घटा दिया जाए तो HB परसेंटेज सेचुरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल आपको मिलेगा कि HB परसेंटेज सेचुरेशन किस पर डिपेंड करता है, तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर डिपेंड करता है। O2 ज़्यादा तो सेचुरेशन ज़्यादा, और O2 कम तो सेचुरेशन कम। लेकिन क्या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग में सिर्फ O2 का ही रोल होता है? CO2 का भी तो रोल होता है, अभी पढ़ के आए हैं। तो कैसे पता चले कि CO2 का रोल कैसे होता है? तो ध्यान से सुने, एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसी नाते पढ़ा जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमको ये बता सकता है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है उसमें CO2 का क्या रोल है। O2 का रोल तो दिख ही रहा है, O2 आप ज़्यादा करो तो बाइंडिंग ज़्यादा तो सेचुरेशन भी क्या ज़्यादा, और O2 कम करो तो सेचुरेशन कम हो जाएगा क्योंकि बाइंडिंग कम हो जाएगा। लेकिन CO2 का भी तो कोई ना कोई रोल होगा। तो CO2 का बाइंडिंग पर क्या रोल है ये हमको कौन बताएगा? एनसीईआरटी में लिखा है, ये कौन बताएगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एनसीईआरटी में लिखा है हेल्पफुल टू डिटरमाइन किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन किस पर, बाइंडिंग ऑफ O2 विद किससे, HB। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जो बाइंडिंग है उस पर किसका इफेक्ट, CO2 का इफेक्ट हमको कौन बता सकता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कुल 4 क्वेश्चन। पहला सवाल ये है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनता कब है? तो जब एक तरफ क्या लेते हो, एक तरफ क्या लेते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो हमको मिलता क्या है, सिग्मॉइड कर्व। कहते क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड। इसी से दिखता है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 था तो सेचुरेशन, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो सेचुरेशन 97 था। ठीक है, ये क्यों पढ़ते हैं? एनसीईआरटी में लिखा है हेल्पफुल टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। अब पूरा पढ़ डालिए, सब मैंने पढ़ा डाला है।
अब सवाल आपसे है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये मदद करता है ये बताने में कि CO2 का इफेक्ट क्या है, किस पर, बाइंडिंग ऑफ O2 विद Hb। तो क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल के बताएगा आपको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे बताएगा कि CO2 का क्या इफेक्ट है? तो CO2 का इफेक्ट है किसके ट्रांसपोर्ट में? O2 के ट्रांसपोर्ट। किसको पढ़ रहे हैं? O2 ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुने, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं O2 का और इफेक्ट किसका देख रहे हो? CO2 का। इसी इफेक्ट को कहते हैं क्या? बोहर इफेक्ट। एनसीईआरटी के बाहर से 3 लाइनें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बोहर इफेक्ट क्या है, तो आप कहोगे ये इफेक्ट है किसका? CO2 का। किस पर? ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या? O2। इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, इसी को कहते क्या है? बोहर इफेक्ट। बोहर ने बताया है, ध्यान से सुनिएगा, बोहर ने बताया है कि अगर आप चेंज कर दो क्या? CO2 की कंसंट्रेशन, अगर क्या कर दो? CO2 की कंसंट्रेशन चेंज कर दो, अगर CO2 की कंसंट्रेशन चेंज कर दो, तो इन्होंने ही कहा है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन जान लीजिए क्या होता है। तो 2 चीजें होती, देखिए, ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मैंने बना, ठीक है, और ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि CO2 कम हो जाए। क्या हो जाए? CO2 कम हो जाए। तो जैसे ही CO2 कम होती है वैसे नया कर्व बनता है। वैसे क्या बनता है? नया कर्व बनता है। सॉरी, ज्यादा पे CO2 ज्यादा हो जाए, ठीक है, CO2 ज्यादा हो जाए तो नया कर्व बनता है। फिर देखिए, मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है और CO2 कम हो जाए तो भी नया कर्व बनता है। यहां मैं लिख रहा हूं कि कौन नया है कौन पुराना है। ये वाला क्या है? ओल्ड, और ये वाला क्या है? न्यू। इस वाले केस में ये वाला क्या है? ओल्ड, और ये वाला क्या है? न्यू। बस आप ये बताइए, इस वाले केस में इधर की तरफ शिफ्ट किया है ना, इधर की तरफ शिफ्ट किया है, और इस वाले केस में इधर की तरफ शिफ्ट किया है। इसको कहते हैं राइट शिफ्टिंग, और इसको कहते हैं क्या? लेफ्ट शिफ्टिंग। तो हुआ देखो क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में 2 शिफ्टिंग हुई है। कौन सी? राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग कब हुई है? जब CO2 ज्यादा। और लेफ्ट शिफ्टिंग कब हुई है? जब CO2 कम। और ये ज्यादा होता कहाँ है बेटा? ये ज्यादा होता है टिश्यू पर, और ये कम कहाँ होता है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, तो आप कहोगे लंग्स में शिफ्ट करेगा। जब लंग्स पर होगा तभी शिफ्ट करेगा। जब हीमोग्लोबिन लंग्स पर होता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किधर शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्ट में, क्योंकि CO2 क्या होता है? कम। और जब ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? टिश्यू की सरफेस पर, तो किधर शिफ्ट करता है? राइट, क्योंकि CO2 क्या होता है? ज्यादा। तो CO2 कम इसका मतलब लंग्स, और CO2 ज्यादा का मतलब टिश्यू।
L फॉर लंग्स और L फॉर लेफ्ट। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, फिर से सुन लेते हैं क्या बताया। आपको एनसीईआरटी में सिर्फ ये बताया गया है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको ये बताती है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको ये बताती है कि CO2 का इफेक्ट क्या है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग पर, लेकिन कैसे बताएगा ये नहीं बताया है, ये इन्होंने बताया। बोहर कहते हैं कि CO2 का इफेक्ट है किस पर, O2 के ट्रांसपोर्ट पर। बोहर ही कहते हैं कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन में क्या करोगे, चेंज करोगे तो क्या शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट कर जाएगा। लोगों ने पूछा कैसे शिफ्ट करेगा, तो कहा जब हम लोग टिश्यू पर होते हैं और CO2 ज़्यादा होती है तो ये राइट में शिफ्ट करता है, और जब हम लोग लंग्स पर होते हैं, हम लोग मतलब हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, जब हीमोग्लोबिन लंग्स पर होता है तो CO2 कम होता है और लेफ्ट में शिफ्टिंग होती है। तो राइट में शिफ्टिंग कहाँ होती है और लेफ्ट में शिफ्टिंग कहाँ होती है, जरा आराम से बताएं। अगर हम लोगों को बुखार हो जाए तो बताओ राइट में शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट में, तय कर लो हमको क्या है। अगर बुखार हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा तो मतलब CO2 ज़्यादा, और CO2 ज़्यादा मतलब राइट शिफ्ट। तो बताओ ऑक्सीजन डिसोसिएशन होगा कि ऑक्सीजन एसोसिएशन। तो ये कंडीशन क्या करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, और वो कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन। तो देखो जरा, ये फेवर करेगा, ये फेवर करेगा क्या, डिसोसिएशन ऑफ HBO2। और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा रिलीज ऑफ O2 होगा। जब डिसोसिएशन होगा तभी तो रिलीज होगा। और इससे क्या फायदा होगा, इससे होगा एसोसिएशन HB का किससे, O2 से, और फिर बनेगा क्या, HbO2। तो बोहर ने बताया है कि लंग्स पर CO2 जब कम होता है तो ये फेवर करता है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग को, और टिश्यू पर जब CO2 ज़्यादा होता है तो ये फेवर करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन को, और तभी O2 क्या होती है, रिलीज होती है। ये इतना एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। ठीक है आगे बढ़ें, पढ़ चुके ही हो, हेडिंग डालो कौन सा, CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट, देखो बेटा सब बना लेना बाद में, अभी छोड़ दो। ये देखो CO2 ट्रांसपोर्ट का मतलब देखो क्या है, ये है टिश्यू, और टिश्यू से क्या निकल के आई, कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ आई, ब्लड में, कहाँ पहुंच गए, ब्लड में, और ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है। ठीक है चलो, तो जब ब्लड में CO2 आ गई है तो ब्लड में CO2 पहुंचने के बाद इसके पास कई भविष्य हैं। देखो क्या क्या भविष्य हैं, इसका कुछ परसेंट हिस्सा, लगभग 25% हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा, और लगभग 7%, सबका अलग अलग हाल होगा। इसमें जो 25% होगा वो किससे जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन से। इसका जो 70% होगा वो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन, और जो 7% होगा वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा। तो जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा तो बनेगा कार्बामीना हीमोग्लोबिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टिश्यू की सरफेस से लंग्स की सरफेस तक CO2 कैसे आएगी,
तो कहोगे 25% हीमोग्लोबिन से जुड़ के आएगी, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आएगी और 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व होके आएगी। और मान लेते हैं कि हम लोग पहुंच गए क्या, लंग्स की सरफेस पर पहुंच गए। तो जब लंग्स की सरफेस पर पहुंच गए तो यहां से CO2 निकल के कहां चली जाएगी, लंग्स के। तो सिस्टम इतना ही है कि टिश्यू के सरफेस पर निकल के किस में आओ, ब्लड में, और लंग्स के सरफेस पर ब्लड से निकल के किस में जाओ, लंग्स में जाओ। यहाँ टिश्यू से निकल के ब्लड में आए और यहाँ ब्लड से निकल के लंग्स में गए। अब यहाँ से यहाँ आना है, कैसे आओगे, तो या तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के आओ, या तो बाइकार्बोनेट बन के आओ, और या तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके आओ। कोई दिक्कत तो नहीं है। पढ़ो जरा CO2 ट्रांसपोर्ट में ऊपर वाली हेडिंग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब 100 ml यहां से यहां आएगा और लंग्स को CO2 देगा, तो कितना देता है, केवल और केवल कितना, 4 ml। इधर से इधर जब ब्लड आया है तो केवल 4 ml CO2 देगा। एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना, 4 ml। अब इस 4 ml का 25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के आया है, इसका लगभग लगभग 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया है, और 7% के आसपास प्लाज्मा में। एक एक करके देखते हैं। CO2 ट्रांसपोर्ट बाई के द्वारा हीमोग्लोबिन। देखो होता क्या है, ये है CO2 कितने परसेंट बेटा, 25%, में कोई दिक्कत नहीं है। ये CO2 जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से, बना लेती है कार्बामीना क्या, हीमोग्लोबिन। बस आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन इधर से इधर कहां होगी, ये रिएक्शन इधर से इधर होगी कहां पर, टिश्यू पर। और ये रिएक्शन इधर भी तो होगी, कहां पर, लंग्स पर। तो हमको अगर कोई ये बता दे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ जाता है, कहां, और हीमोग्लोबिन CO2 से अलग हो जाता है कहां, लंग्स पर। तो देखो क्या होता है, एट टिश्यू क्या होता है, टिश्यू पर ज्यादा होता है क्या, और टिश्यू पर कम होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यही वो लोग हैं जो फेवर करेंगे बाइंडिंग ऑफ HB विद CO2। और उल्टा कर लेते हैं,
लंग्स पर क्या होता है, लंग्स पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा। यही वो लोग हैं जो फेवर करेंगे डिसोसिएशन ऑफ कार्बामीना हीमोग्लोबिन। और उससे होगा क्या, उससे होगी रिलीज ऑफ क्या, CO2। ये रिएक्शन अगर इधर को होगी तभी तो CO2 रिलीज होगी, और अगर इधर को होगी तो फिर बाइंड होगा। तो अगर चाहते हो कि हीमोग्लोबिन CO2 ले ले, हीमोग्लोबिन CO2 ले ले या उससे बाइंड हो जाए, तो क्या कर दें, तो एक काम कर दो, CO2 कर दो ज़्यादा, O2 कर दो कम, तुरंत जुड़ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये छोड़ दे CO2, तो CO2 कर दो कम और O2 कर दो ज़्यादा, तो तुरंत क्या करेगा, छोड़ देगा। यही दो क्वेश्चन हमको याद करने हैं। हीमोग्लोबिन का CO2 का ट्रांसपोर्ट है, उसमें केवल 4 ही क्वेश्चन है। पहला सवाल, कितने परसेंट CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, 20 to 25%। पूरा अगर लिखे तो 20 to 25%, ठीक है। दूसरा सवाल, जब बाइंड होता है तो क्या बनता है, कार्बामीना हीमोग्लोबिन। कौन सी परिस्थितियां हैं जो कार्बामीना हीमोग्लोबिन बनवाएंगे, CO2 ज्यादा O2 कम। और कौन सी कंडीशन है जो कार्बामीना हीमोग्लोबिन तोड़ के CO2 रिलीज करा देंगे, तो CO2 क्या हो जाए, कम, और O2 क्या हो जाए, ज्यादा। बस इतना है, जरा पढ़ो। पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का पूरा पढ़ लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लेते हैं। 5-2 मिनट लगेगा। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, कहाँ प्रेजेंट है, RBC। O2 किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन, किस मैनर में, रिवर्सिबल। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। प्रत्येक हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ, ये टिक कर लीजिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्राइमरली रिलेटेड टू, क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। लेकिन अलग बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो, और क्या, टेम्परेचर।
ये वो अदर फैक्टर हैं जो इंटरफेयर करेंगे किसको, दिस बाइंडिंग। ये टिक कर लीजिए। सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है जब एक तरफ क्या लेते हैं, एनसीईआरटी में यही नहीं बताया कि परसेंटेज सेचुरेशन क्या होता, सीधे शुरू कर दिया है। एक तरफ क्या लेते हैं, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2, और एक तरफ क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो इसी को कहते क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हाईली यूजफुल है क्या, स्टडी इफेक्ट ऑफ फैक्टर जैसे एंड H+ ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद क्या, हीमोग्लोबिन। टिक करें, ये पूछा गया सवाल है। एल्वियोलाई में जब क्या हो, और क्या हो, और क्या हो, और क्या हो, तो ये फैक्टर फेवर करेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि टिश्यू में अगर जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, लो हो जाएगा PO2, हाई हो जाएगा PCO2, हाई हो जाएगा H+। ये और हाई टेम्परेचर ये सब फेवर करेंगे क्या, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब है कि दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 बाउंड करेगा किससे, हीमोग्लोबिन, कहाँ, लंग्स पर, और डिसोसिएट करेगा कहाँ, टिश्यू पर। ये पॉइंट भी पूछा गया है। एवरी 100 ml कैसा ब्लड होना चाहिए, क्या डिलीवर करेगा, ऑक्सीजन, कितनी, 5 ml, किसको, टिश्यू, कब, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा है, CO2 कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज ए परसेंटेज 20 to 25% है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड, दिस बाइंडिंग का मतलब, दिस बाइंडिंग का मतलब है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद CO2 रिलेटेड विद किससे, तो लेकिन एक और फैक्टर कौन सा, PO2, यही मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा। तो देखो याद रखने का तरीका हम आपको बताएं, जिसकी बाइंडिंग हो रही होती है वही मेन फैक्टर होता है। जैसे अगर O2 की बाइंडिंग हो रही है तो मेन फैक्टर O2 हो जाएगा, और अगर CO2 की बाइंडिंग हो रही है तो मेन फैक्टर CO2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि हीमोग्लोबिन की O2 से बाइंडिंग करनी है तो मेन फैक्टर कौन सा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की CO2 से बाइंडिंग होगी हो तो मेन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, यहां मेन PO2 होगा तो साइड में, यहां साइड में हो जाएगा PCO2, और यहां साइड में क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दिमाग में आप बिल्कुल फिट कर लीजिए, जिसकी बाइंडिंग होती है वही मेन फैक्टर होता है। अगर O2 से बाइंडिंग कर रहे हैं तो मेन फैक्टर O2 साइड फैक्टर, और अगर CO2 से बाइंडिंग कर रहे हैं तो मेन फैक्टर साइड फैक्टर। अब जब CO2 होगा जहां कहीं वहां H होगा, और जहां H होगा वहां टेम्परेचर होगा, इसी नाते साथ में H और टेम्परेचर भी ले लेते हैं। वापस आते हैं, देखो साफ साफ लिखा है, जब CO2 क्या हो, हाई, और O2 क्या हो, लो, कहाँ, टिश्यू पर, तो क्या होता है, तो लिखा है बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जब CO2 क्या हो जाए, लो, और O2 क्या हो जाए, हाई, कहाँ, तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ क्या, CO2। ठीक है, तो CO2 बाइंड कब करेगा और CO2 डिसोसिएट कब करेगा, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट। तो जरा बताओ हीमोग्लोबिन O2 से कब जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन O2 से कब जुड़ेगा, तो कहोगे जब O2 ज्यादा होगा CO2, और हीमोग्लोबिन CO2 से कब जुड़ेगा, CO2 ज्यादा और O2 कम। बस यही दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब जो CO2 बाइंड हुआ था किससे, हीमोग्लोबिन से, कहा, टिश्यू पर, वो डिलीवर हो गया कहा, एल्वलाई। यहां तक पढ़ा लिया है, अब इसके आगे देखते हैं। अगला है CO2 ट्रांसपोर्ट
एज SCO3 माइनस। अब देखो कैसे SCO3 माइनस में चलता है। इधर देखिए टिश्यू से क्या निकल के आया, CO2, और कहां पहुंचा, ब्लड में। ये मान लेते हैं ब्लड में CO2 है। तो जैसे ही ब्लड में ये पहुंचता है, ये वाटर से रिएक्शन करता है और बना लेता है, और H2CO3 फिर टूट जाता है H+ और SCO3 माइनस। देखो क्या होता है, ये रिएक्शन हुई और क्या बना, SCO3 माइनस। तो ब्लड के अंदर का हाल देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या आया, CO2, और घुमा फिरा करके क्या बन गया, SCO3 माइनस। अब यही SCO3 माइनस तैरते 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 कहां पहुंचेगा, लंग्स की सरफेस पर, और लंग्स की सरफेस पर ये रिएक्शन उल्टी कर लेंगे। उल्टी करेंगे मतलब SCO3 माइनस H+ में जोड़ लेंगे, H2CO3 बना लेंगे, और H2CO3 टूट के H2O अलग और CO2 अलग। तो ये रिएक्शन बताओ इधर से इधर कहां होती है और इधर से इधर कहां होती है। बस ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में रखने हैं। ये इधर से इधर कहां होती है और इधर से इधर कहां होती है, लंग्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये रिएक्शन इधर से इधर को हो, फॉरवर्ड हो, तो किन कंडीशन में होगी। तो देखिए अब एक काम करिए, आप CO2 क्या कर दीजिए, ज्यादा। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है। तो अगर CO2 ज्यादा कर दोगे तो रिएक्शन इधर को चलेगी, और अगर CO2 कम कर दोगे तो रिएक्शन इधर चलने लगेगी। तो काम की बात देखें, एट टिश्यू क्या होता है, हाई होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये क्या करेगी, प्रमोट करेगी क्या, फॉर्मेशन ऑफ H+ एंड SCO3 माइनस। लेकिन जब हम लंग्स पर जाएंगे, लंग्स पर क्या होगा, लंग्स पर हो जाती है CO2 कम। तो ये प्रमोट करेगी क्या, प्रमोट करेगी कि H+ किससे जुड़ जाए और क्या बना ले, CO2। प्रमोट बाइंडिंग ऑफ H+ एंड टू रिलीज क्या, CO2। सिर्फ इतना है। तो यहां पहुंच के रिएक्शन फिर से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और फिर से क्या बन जाएगा, CO2, और CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज। देखिए CO2 आई, क्या बन गया, SCO3 माइनस बन गया, और घूमते 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 कहां पहुंचे, लंग्स की सरफेस पर। लंग्स की सरफेस पर रिएक्शन रिवर्स हो गई, फिर से क्या बन गया, CO2, और फिर से क्या हो गया, रिलीज। तो आए कहां से, टिश्यू थे, जाए कहां, लंग्स पर। सिर्फ 4 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन वाला छोड़ दीजिए, इसको सिर्फ याद रखिए। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आती है तो वो CO2 किससे जुड़ती है, वो CO2 किससे जुड़ती है, वाटर से, और क्या बनाती है, H2CO3, क्या बनता है, H+ और SCO3 में। ये रिएक्शन इधर को होगी कहां, टिश्यू के सरफेस पर, और ये रिएक्शन इधर को होगी कहां, लंग्स के सरफेस पर। अब सिर्फ हमको ये याद रखना है कि आखिर ये रिएक्शन टिश्यू के सरफेस पर इधर क्यों चलती है और लंग्स के सरफेस पर इधर क्यों चलती है। तो टिश्यू के सरफेस पर वो उधर क्यों चलती है, तो यहां लिखा है CO2 ज्यादा है, यही प्रमोट करेगा फॉर्मेशन ऑफ
और लंग्स पर CO2 कम है तो ये प्रमोट करेगा बाइंडिंग ऑफ और रिलीज ऑफ CO2। एक आखिरी क्वेश्चन, जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें एक एंजाइम लगता है, देखते हैं रिएक्शन। CO2 और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फिर टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ और इस रिएक्शन की खास बात है कि ये दोनों दिशाओं में चलती है। इस रिएक्शन में जो एंजाइम लगता है नाम कार्बोनिक, इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज पर हमको 4 सवाल याद रखने हैं। पहला सवाल है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट तो आप यही आंसर दोगे, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट कौन सा है, आंसर देंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दूसरा सवाल है ये कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन एनसीईआरटी में लिखा है कि ये RBC और प्लाज्मा दोनों पाया जाता है। जैसे ही कहोगे RBC वैसे बताना पड़ेगा हाई कंसंट्रेशन। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये रिएक्शन कहां होती है, RBC में कि प्लाज्मा में, तो ये रिएक्शन दोनों जगह होती है, इन RBC और इन प्लाज्मा। ये RBC में भी होती है, प्लाज्मा में भी होती है, लेकिन RBC में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां हाई कंसंट्रेशन चाहिए। इसके लिए जिंक चाहिए, रिक्वायर जिंक एज को फैक्टर। ये भी एक रटने वाला सवाल है। इसके लिए क्या चाहिए, जिंक चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये रिएक्शन किस दिशा में करेगा, इन बोथ। एक आपको आश्चर्यजनक घटना देखें क्या है। आश्चर्यजनक घटना यह है कि CO2 आई कहां, ब्लड में। ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है, ठीक है। ये CO2 चली जाती है RBC के अंदर, मान लेते हैं कि ये RBC है। तो जब CO2 RBC के अंदर जाएगी तो भविष्य देखो, 25% CO2 तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, लेकिन जो 70% है वो SCO3- बनाएगी और SCO3- बन के बाहर निकलेगी। RBC के अंदर गया CO2 और बाहर निकला क्या, SCO3-। अब ये SCO3- टहलते 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 कहां पहुंचेगा, लंग्स की सरफेस पर फिर मिलेगी। लंग्स की सरफेस पर ये जो SCO3- है, ये जो HCO3- है, ये एक बार फिर से चला जाएगा किसके अंदर, RBC के अंदर। और क्या निकलेगा, जब CO2 निकलेगी तो कहां चली जाएगी, लंग्स। तो बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहां। ये टिश्यू है और ये लंग है। देखो क्या हुआ है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आई ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद किसके अंदर गई, RBC के अंदर। और RBC के अंदर जब ये पहुंची है तो 25% किससे जुड़ गई और बाकी 70% क्या बना लिए। और फिर ये SCO3- बाहर निकला और फिर ये टहलते टहलते कहां आया, लंग्स के सरफेस पर। ये फिर से RBC के अंदर गया, रिएक्शन फिर से रिवर्स हुई, और जब रिएक्शन रिवर्स हुई तो फिर से क्या बना, CO2, और तब जाकर के क्या हुआ, रिलीज हो गया। ठीक है, यहां से यहां जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करेगा यहां 4 ml क्या CO2 किसको देगा 4 ml CO2 टू किसको लंग्स पढ़ो CO2 ट्रांसपोर्ट तो एनसीईआरटी में देखिए ये बात समझ में आ गई है कॉन्सेप्ट क्लियर है देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है बेटा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम नाम और इसी की माइन्यूट क्वांटिटी कहां प्रेजेंट है प्लाज्मा दिस एंजाइम फैसिलिटेट रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन और रिएक्शन क्या है CO2 जुड़ा वाटर से ये बना फिर टूटा तो ये बना यहां देखो काम की बात ये रिएक्शन इस दिशा में होगी कहां टिश्यू के सरफेस पर और इस दिशा में होगी कहां लंग्स के सरफेस पर क्यों होगी वो एक्सप्लेन है साफ साफ लिखा है क्या एट टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है हाई किसके नाते अरे भाई वहां पर CO2 बन रही है कैटाबोलिज्म हो रही है तो CO2 डिफ्यूज होकर के किसमें आएगी ब्लड कहां जाएगी आरबीसी हाँ थोड़ी सी कहां चली जाएगी प्लाज्मा और अंततः क्या बनेगी बाइकार्बोनेट आयन और क्या H+ एल्वुलाई की साइड पर जहां CO2 क्या होगा लो रिएक्शन किस दिशा में हो जाएगी अपोजिट फिर से क्या बनेगा CO2 और वाटर इसका मतलब जो CO2 ट्रैप हुई थी किस फॉर्म में कहां पर वो ट्रांसपोर्ट होके कहां आ गई एल्वुलाई और रिलीज हो गई कैसे CO2 ये रटना है आपको 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा कितना 4 ml CO2 कहां छोड़ेगा एल्वुलाई कोई दिक्कत तो नहीं है बस आज इतना ही पढ़ते हैं बाकी अगले लेक्चर पर शुरू करते हैं